पूरे देश का हर एक नागरिक गुस्से में है। टेररिस्ट लोग हमारे सामने आ गए। बताइए हुआ मौत की कसम दी गई है। India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी के अंतर्गत समाप्त कर देना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए। Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. कश्मीर, जिसे भारत का ताज कहा जाता है, आज वही ताज आतंकवाद से झुलस रहा है। सन 1989 से लेकर आज तक कई सारे टेरर ग्रुप्स जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हमेशा इन्होंने ये ध्यान में रखा है कि इस जगह पर कभी भी अमन और चैन ना पनप सके, और जवानों से लेकर बड़े, बूढ़े, बच्चे, मासूम किसी को भी नहीं बख्शा है। और इनका मकसद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होता। कश्मीर को भारत से अलग करना, लोकल यूथ को रेडिकलाइज करना और ये सब टेक्निक्स अपनाकर यहाँ की डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी को हिंडर करना। पत्थरबाजों को पैसे खिलाने से लेकर 14 साल के बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनके हाथ में हथियार पकड़ाने तक पाकिस्तान में रह रहे जिहादी लीडर्स ने हमेशा ये अश्योर करा है कि इस जगह पर कभी भी लोग चैन से ना रह सके। इस हफ्ते पहलगाम में जो हुआ, उस टेरर अटैक के बाद पूरे देश का हर एक नागरिक गुस्से में है। हर एक नागरिक यही मांग रहा है कि इन आतंकवादियों को बैक करने वाले, इन आतंकवादियों को हथियार देने वाले और इन आतंकवादियों के लॉन्च पैड सबको खत्म कर दिया जाए। देखिए, मेरा नाम कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी है। मैं एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूँ। 1971 का मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध लड़ा है, और मैं एक संगठन जिसका नाम है राष्ट्रीय सैनिक संस्था, उसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करता हूँ। सर, जैसा कि हमने अभी देखा इस हफ्ते जो हुआ है हमारे देश में, कश्मीर में जो हुआ है, कई सारे मासूम लोगों की जान उसमें गई, उन्होंने उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या करी। तो ये जो आतंकवादी हैं आज के समय में जम्मू कश्मीर और पीर पांजाल जैसे एरिया में नेविगेट कैसे कर पा रहे हैं? जो इनके आर्मी की एसओपीज होती थी और जो ये आजकल के आतंकवादी अपनी टेक्निक्स पे चेंजेस ला रहे हैं, वो क्या लगता है आपको कि आजकल के समय में क्या डिफरेंस आया है उसका? देखिए, आजकल के समय में डिफरेंस आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर थर्मल डिवाइसेस, इंफ्रारेड कैमरास, ड्रोन्स, स्टेल्थ मूवमेंट, इन सब का इस्तेमाल करते हुए, और हमारी भी कुछ चूक रही है, क्योंकि पहलगाम में जिस जगह ये हमला हुआ वहाँ पे एक भी कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था, वरना पुलिस की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ये होता है कि जहाँ पे 200 लोग भी जमा होते हैं, वो खुद वहाँ पे रहते हैं, उनका कम्युनिकेशन रहता है, गाड़ियाँ रहती हैं, और अगर कोई कैजुअल्टी हो जाए तो इवैक्यूएशन का प्रोसीजर रहता है। लेकिन ये जगह ऐसी थी, पहलगाम के पहाड़ों के बीच में एक समतल एरिया, जहाँ पे बड़ी सुंदर घास और आसपास में देवदार के वृक्ष, इसको तो स्विट्जरलैंड बोलते थे पहलगाम का। और लेकिन वहाँ जाने के लिए एक 4 किलोमीटर का जो रास्ता था वो कच्चा था, यानी कि वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी। तो ये उन्होंने इंटेलिजेंटली रेकी की कि यहाँ पे रिएक्शन टाइम कम से कम 40 से 50 मिनट का होगा, इसलिए वो 20-25 मिनट तक उन निहत्थे लोगों के ऊपर हमला करते रहे। सर, ये बात तो रही हमले की, लेकिन अभी अगर ये देखा जाए कि अभी क्या ज़रूरी है, व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल विद अस राइट नाउ। 2016 और 19 में हमने देखा काफ़ी सारे बड़े-बड़े हमारी तरफ से रिटेलिएशन हुए, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान और वहाँ के जिहादी लीडर्स में इतनी हिम्मत अभी भी बची है। तो उसको ख़त्म करने के लिए अब क्या ऑप्शन बचा है हमारे पास? देखिए, आई एम ए सिंपल सोल्जर। मैं ये नहीं कह सकता कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। मेरी नज़र में भारत सरकार को अब 2 एक्शंस लेने चाहिए, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जब मैं एक्सटर्नल की बात करता हूँ तो उसमें
सबसे पहला एक्शन पीओके के अंदर जो पाकिस्तान के आतंकियों के लॉन्च पैड हैं, जिनके लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड हमको मालूम है और जिनकी प्रिसाइज जानकारी अमेरिका के थ्रू भी बीका एग्रीमेंट के अंतर्गत हमारे पास अवेलेबल है, उन्हें हमें स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी के अंतर्गत समाप्त कर देना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए। ये स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी तब हमारे पास नहीं थी, आज है। यानी कि हमारे पास अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर या राफेल है जो अपनी ही सीमा से फायर करके लॉन्च पैड को पीओके में तबाह कर सकते हैं। और इसके बाद अगला एक्शन वो आदमी डिसाइड करे कि उन्हें कराची पोर्ट के ऊपर या ग्वादर पोर्ट के ऊपर या बालाकोट इंटू 100 या रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर, इनके ऊपर एक्शन लेना है। दिस टू बी डिसाइडेड बाय द आर्मी। पर 1990s में जो एनकाउंटर होते थे और अभी जो 1-2 साल आपने अभी रियासी की बात करी, कथरा, बारामूला, ऐसे क्षेत्रों में जो हो रहे हैं, उनमें पहले के एनकाउंटर और अब के एनकाउंटर्स में क्या फ़र्क आया है? देखिए, ये एनकाउंटर का सबसे बड़ा फर्क तो आपने अभी देख लिया कि आज तक कभी कोई ऐसा एनकाउंटर हुआ जिसमें ये कह के गोली मारी गई हो कि क्या तुम हिंदू हो या मुसलमान, यानी कि मुसलमान हिंदू हो तो आप तो गोली मार दी गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ तक हुआ कि उन्होंने हमारे पकड़े गए लोगों की काल तक उतार दी, लेकिन ये कभी नहीं पूछा गया कि हिंदू हो या मुसलमान। यानी कि ये विकास की नहीं, ये धर्म की लड़ाई है। और मेरा दूसरा सजेशन है कि जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो एक्सटर्नल से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। भला ऐसा हो सकता है कि 4-5 आतंकी आए और इतने बड़े देश में हमला करके चले जाएं। यहाँ के लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट देते हैं और यहाँ के लोग जो है वो स्लीपर सेल या ओवरग्राउंड वर्कर है और इनके भी हाथ में कुछ नहीं है। इनको जो सपोर्ट करने वाले हैं, यानी कि जो इसकी जड़ है, वो पॉलिटिकल पीपल है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। फारूक अब्दुल्ला एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कश्मीर में, उसने ये कहा कि आप पीओके को लेके तो दिखाओ, क्या पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी हैं। उसी ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान की फौज और आतंकियों के बीच में गठजोड़ है। और उसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये भी कहा कि अगर चीन की हुकूमत हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए अच्छा है। बताइए, अगर ये आदमी किसी दूसरे देश में होता तो खुला घूम रहा होता। ऐसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर अंकुश लगे। कम से कम एक आदमी को, इस फारूक अब्दुल्ला को जेल में डालो, आधी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने आतंकियों का मनोबल बढ़ाया है और हमारी सेना का मनोबल घटाया है। ऐसे भी लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की सेना अरुणाचल के तवांग में चीनियों से पिट के आ गई, जबकि सच ही है कि हमारी जाट बटालियन चीनियों को खदेड़ के उनकी मांड में छोड़ के आई थी। खैर, कुल मिलाने के बात यह है कि अब इस समय जो हालात हैं में पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि मैं अपने देश की सामरिक शक्तियों में समस्त शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा और मैं शिमला समझौता को भी नहीं मानता। शिमला समझौते का मतलब ये हो गया कि जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो उसे भी नहीं मानता। अब अगर कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बहुत मुमकिन है कि इस हजारों किलोमीटर लंबे बॉर्डर में पाकिस्तान हमारी तरफ घुसने का प्रयत्न करे, क्योंकि LOC की जो सैंक्टिटी थी वो खत्म कर दी है। सिचुएशन बहुत ही ग्रेव है और सीरियस है। मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान की सेना पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ेगी। सर, आखिरी सवाल यही है कि कश्मीर में जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमारी जो ट्रूप्स हैं उनको एनिमी को परस्यू करने में क्या-क्या दिक्कत आती है, और आपका क्या एंड में उनके लिए रिप्लाई रहेगा जो लोग इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, बैक करते हैं? देखिए, कारगिल में भी यही हुआ था कि उनको फॉलो जब हमने करना शुरू किया तो भागते हुए लोगों को जिन्हें मार सकते थे, अमेरिका ने बीच में इंटरवेन किया। ये प्रॉब्लम आती है इंटरनेशनल कम्युनिटी की। खैर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कम से कम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे देश में सारे लोग एक बिंदु पर, एक भी ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर एक हो। मैं आज ये कहना चाहता हूँ एज ए सिपाही, एज ए वीर चक्र प्राप्त ऑफिसर, कि आज से ये प्रण लिया जाए और सरकार भी इस बात को तय करे कि गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, इन सबको अवकाश दिया जाए और आपसी अभिवादन में, म्यूचुअल ग्रीटिंग्स में जब हम एक दूसरे के साथ मिलें तो जय हिंद बोले और जय हिंद बुलवाएं। जय हिंद।
कश्मीर में हो रहे आतंकवाद और इंसर्जेंसीज के चलते लगभग 14,000 सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई है। और अगर बात करें सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो 5300 से लेकर 5800 सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल्स ने भी अपनी जान गंवाई है। और आतंकवादी कितने मारे गए हैं 2020 तक, तो उनका आंकड़ा 22,000 तक छू चुका था। और अगर अभी की बात करें तो ये नंबर और भी बढ़ चुका होगा। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म अहिंसा तथैव च। अब समय आ गया है वो लड़ाई लड़ने का जिसे लड़ने से हमारे देश में रह रहा हर एक नागरिक अपने देश में सुरक्षित महसूस कर सके।